Okay guys, Master Trainer course, Module 1, Chapter 1, Working with Athlete. कल हमने जैसे डिस्कस किया था या आज दोबारा इसको मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, एथलीट्स कौन होते हैं। तो गाइस एथलीट्स वो लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल रहे हैं और उनको अपना स्टेमिना, अपनी फिटनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कम्पीट करना है, सामने वाले से अच्छी होनी चाहिए। ये कंपटीशन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल भी हो सकते हैं ना। जितना बड़े लेवल का कंपटीशन है उतनी अच्छी फिटनेस चाहिए। तो जब आप किसी को कम्पीट करने के लिए, फिटनेस के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए। नंबर्स मतलब इस इंसान को किस चीज़ में फिट करना है, ये इंसान की गेम क्या है, इस गेम में कौन से मसल ज़्यादा इन्वॉल्व है, कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉलर के लिए क्या चीज़ चाहिए, व्हाट डू यू थिंक कि उसको क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए? सबसे पहले बात की जाए स्टेमिना, एंड्योरेंस, ठीक है। स्पीड चाहिए कि नहीं उसको? स्पीड भी चाहिए। बॉल लेके तेज़ भागना होता है, जब किसी को तेज़ भाग के बॉल लेके निकलना है, स्पीड चाहिए। फिर फुटबॉल में आपने देखा है सीधा सीधा नहीं भागते, डॉज करते हैं, एक दूसरे को डॉज करके बॉल को कभी इधर डॉज करके निकलते हैं। बैलेंस चाहिए, ठीक है, डॉजिंग के लिए बैलेंस चाहिए। बहुत दूर से जब पास आता है, फुटबॉल में जब पास आता है, उछल के हेड मारना है या उस बॉल को कलेक्ट करना है, कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप ऊपर से बड़ी दूर से बॉल आ रही है, टांगों से इसको रोकना है यहीं पे, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें उस बंदे के अंदर होंगी तब जाके वो अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनेगा। तो हमें सिर्फ एक चीज़ स्टेमिना नहीं है, स्टेमिना भी है, स्पीड भी है, एजिलिटी मतलब चेंजिंग ऑफ डायरेक्शंस, फटाफट डायरेक्शंस चेंज करना, उसको बोलते हैं एजिलिटी। सो ये सारी एक्टिविटीज़ उस इंसान के साथ हमें उसको फिट करना है। तो ये फुटबॉलर, बास्केटबॉल में जंप्स बहुत अच्छी चाहिए होती है। ज़्यादातर वो जंप कर करके लंबे बनते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल में बार बार जंपिंग चलती है, ठीक है। स्पीड भी चलती है, एकदम से स्पीड से निकलनी है, बॉल हाथ में आ गई, लोग पीछे, तो फटाफट निकलना है। चेंज ऑफ मूवमेंट वहाँ पे भी है, एजिलिटी, एकदम से चेंज करना, इधर डॉज देना, इधर दिखा के उधर दे दिया। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमें फिटनेस से अलावा स्किल पे काम करना पड़ता है ना, स्किल रिलेटेड। तो चैप्टर 1 में आप देखिए, चैप्टर 1 के अंदर स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है। ये स्टेजेस जो दे रखी हैं, मैं इन स्टेजेस को बात करता हूँ एक बारी। एथलीट्स के साथ जब हम काम करते हैं क्या क्या स्टेजेस आती हैं। अंडरस्टैंडिंग एडवांस एक्सरसाइज साइंस, एडवांस एक्सरसाइज क्या क्या है, उनकी साइंस को समझना, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, एडवांस कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, एडवांस वेट ट्रेनिंग। हाँ जी सर, मॉड्यूल कौन सा है? ये वाली मास्टर ट्रेनर मॉड्यूल 1 चैप्टर 1। तो ये सब स्टेज 1 में आ गया। स्टेज 2 में आ गया वर्किंग विद एथलीट्स के साथ क्या क्या आता है। वर्किंग विद एथलीट्स में अंडरस्टैंडिंग योर एथलीट, आपके एथलीट को समझना, जो आपके पास एथलीट आया है उसको समझना कि उसको क्या चीज़ चाहिए उसकी स्पोर्ट में, ठीक है ना, उसका स्पोर्ट क्या है उसको समझना। नीड एनालिसिस, उसकी ज़रूरतों को समझ के एनालाइज करना। एंड मैनेज करना, कि उसको क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, आपको उसकी डाइट मैनेज करनी है, एक्सरसाइज रूटीन मैनेज करना है, इन सब चीज़ों के साथ उसको मैनेज करना है। स्टेज 3 फिटनेस टेस्टिंग। हमने जो फिटनेस टेस्ट पहले किए थे FTPT में, वो थे नॉर्मल फिटनेस लेवल 4 से 5 जो फिटनेस टेस्ट लिए थे। यहाँ पे स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स को भी फिटनेस टेस्ट लेते हैं, स्किल से रिलेटेड कंपोनेंट्स के टेस्ट हैं, वो आगे आएंगे। स्टेज 4 पीरियडाइजेशन, जो मैंने आपको कल बात कर रहे थे कि पीरियडाइजेशन मतलब क्या होता है। अगर एक एथलीट को कंपटीशन खेलना है दिसंबर में और वो जनवरी में आपके पास आया है, आपके पास पूरा साल है, तो पूरे साल को कैसे पीरियडाइजेशन में डाला जाता है, कितने टाइम तक कौन सी ट्रेनिंग, कितने टाइम तक कौन सी ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं पीरियडाइजेशन। जब आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा। उसमें मैक्रो साइकिल, मेसो साइकिल, माइक्रो साइकिल्स होती हैं ट्रेनिंग्स की, उनको हम लोग करते हैं। स्टेज 5 पूरा उसका ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना।
स्टेज 6 कंडक्टिंग अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सेशंस, जो भी उसके सेशंस होंगे, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग जो भी सेशन है उनको कंडक्ट करना। तो ये ओवरऑल ये सारे स्टेजेस हमें समझने हैं और एथलीट्स को करवाने हैं, ठीक है ना। सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद कंपोनेंट ऑफ फिटनेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एथलीट्स। एथलीट्स के साथ उनके फिटनेस के कंपोनेंट क्या है? तो दो तरह के कंपोनेंट ऑफ फिटनेस हो गए। एक जो हमने FTPT में पढ़े थे, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स। सेकंड इज स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स जो हम जिम के क्लाइंट्स के साथ करते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग। हाँ जी, पेज नंबर 10, मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 पेज नंबर 10 दिख रहा है सबको? हेल्थ रिलेटेड, या माइक सब म्यूट रखेंगे जस्ट इन केस किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करके माइक ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। हेल्थ रिलेटेड कौन से होते हैं? कार्डियोवैस्कुलर, एक नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कॉम्पोजिशन, ये पांचों के पांचों हमने FTPT में अच्छे से पढ़े थे, है ना। इनके टेस्ट भी लेने सीखे थे। कार्डियोवैस्कुलर का एक वॉक टेस्ट था, मस्कुलर एंड्योरेंस का पुशअप टेस्ट है, ठीक है। स्ट्रेंथ के लिए आपका 1 RM टेस्ट है। ये सारी चीज़ें हमने की थी। तो गाइज इसके अलावा स्किल रिलेटेड, स्किल्स क्या होती हैं उनको पढ़ेंगे आज कि स्किल्स क्या हैं। हाँ जी मनीष। सर मेरा पेज नंबर 10 पे चैप्टर 2 का कस्टमर सर्विस प्रैक्टिसेस। अरे भैया ये मास्टर ट्रेनर कोर्स चल रहा है, MT वाला कोर्स है ये, तो MT वाली किताबें उठा लो मेरे भाई। मनीष मेरे ख्याल से तू MT में है भी नहीं। सर मास्टर में हूं सर मैं। हाँ वो मास्टर ट्रेनर में, तो मास्टर MT वाली किताब उठा यार। मेरे पास नहीं है सर, मेरे पास 2 ही बुक है। तो मैंने मेल किया है आज सबको, मैंने ईमेल किया है जिनको कल पूछा था जिनके पास MT नहीं है, मैंने उन सबको ईमेल किया है। हाँ ये मास्टर ट्रेनर, ये वाली बुक्स हैं, जिनके पास नहीं है उनको मैंने मेल कर रखा है सारा। मेरे ख्याल से कल शायद क्लास में थे, नहीं थे आप? सर मैं पिछली क्लास में नहीं था। हाँ इसीलिए आज मेरे को ईमेल ID सेंड कर देना, मैं भेज दूंगा। जिस नीरज तेरे को मैंने मेल किया है आज, चेक कर ले। बाकी जिसके पास नहीं आया मेरे को ईमेल ID सेंड कर देना MT वाले बैच में। MT वाला जो हमारा बैच है ना उसमें ईमेल ID सेंड करना, मैं भेज दूंगा। सो गाइस स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो स्किल रिलेटेड देयर आर 7 कंपोनेंट्स, 7 कंपोनेंट है जो स्किल से रिलेटेड है। नंबर 1 पावर। पहला क्या है? पावर। पावर किसको बोलते हैं? ये अभी तक हमने जिम के क्लाइंट्स के साथ नहीं बात की ना कभी पावर की, अभी तक यहाँ पे आ रहा है। पावर का मतलब आपकी मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करना, लेकिन एक स्पीड के साथ कोई भी मैक्सिमम फोर्स को एक्सर्ट करना। द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन इंस्टेंटली इन अ एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे जंपिंग, हाई जंप करते हैं, ठीक है। जैसे आपका बास्केट बॉलर्स हो गए, बास्केट बॉलर्स को जंप करके एकदम से बॉल डालना है रिंग में। स्प्रिंटिंग, जैसे 100 मीटर के स्प्रिंटर हैं, एकदम से जुप करके निकलते हैं, ठीक है। बर्स्ट ऑफ एनर्जी, पावर भी लगती है इसमें, मसल की पूरी पावर लगती है, तो दैट इज कॉल्ड पावर। जंपिंग एक्सरसाइजेज में, जंपिंग एक्टिविटीज, वॉलीबॉल हाई जंप मार के उसको स्मैश मारना है, पावर, ठीक है। सेकेंड इज स्पीड। स्पीड सिंपली कोई भी एक्टिविटी को स्पीड के साथ करना, मिनिमम टाइम में करना, दैट इज कॉल्ड स्पीड। जैसे 100 मीटर वाले को मिनिमम टाइम में 100 मीटर कवर करना है, स्पीड, तो उसमें स्पीड भी चाहिए, पावर भी चाहिए, दोनों चाहिए, ठीक है ना। 100 मीटर में स्पीड चाहिए पावर के साथ, पीछे भाग रहा है। मैंने कल ही हुसैन बोल्ट की ना यूट्यूब पे उसके वर्ल्ड चैम्पियनशिप देखिए, 7 से 8 साल का, जो 8 साल नहीं ज़्यादा ही, 2012 से 2008 से 7 या 8 से वो 100 मीटर और 200 मीटर में चैंपियन रहना शुरू हुआ है। अब जाके कहीं उसको किसी ने हराया है,
8 से 10 साल तक, 10 साल वर्ल्ड में नंबर 1 रहना। क्या भागता है बंदा, भागते हुए देखोगे मज़ा आ जाएगा उसको। क्या स्पीड, क्या पावर लगती है। देखा करो ये यूट्यूब पे ना वीडियोस देखो, छोटी छोटी वीडियोस आती हैं बड़ी अच्छी। हुसैन बोल्ट फास्टेस्ट रनर, स्पीड किससे कर रहे हैं? सर एक चीज़ पूछनी थी। हाँ जी बताइए। अब जैसे ये रनिंग की लाइन में जाना हो तो फिर स्कोप है? मैं जैसे रनिंग की लाइन को बोलते हैं, तो मेरे को शुरू से बचपन से शौक है भागने का, तो मैंने सोची थी कि कभी ट्राई करूँगा मैराथन वगैरह आगे जाने की। आपका नाम क्या है यार, आईफोन के नाम से आ रहा है? सर कृष्णा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा कभी guidance कृष्णा। नहीं मिली कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे कहाँ जाना है। कृष्णा तेरी एज क्या है? मेरी एज अभी सर 21 को हो जाऊँगा नवंबर में। और इससे पहले कुछ एथलेटिक्स में कुछ किया है? नहीं सर, इससे पहले तो कभी नहीं किया। स्कूल में खेलता था बैडमिंटन। देख ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है एज अ ट्रेनर। हमें ना एज अ कोच एनआईएस में ये चीज़ सिखाई जाती थी कि आज जैसे कृष्णा है 20-22 साल का लड़का, मेरे पास एज अ कोच, मैं कोच हूँ, मेरे पास आता है सर मेरे को एथलीट बनना है, मेरे को 100 मीटर में भागना है, 200 मीटर भागना है। आई कुड सी इसका अभी पीछे कोई वो नहीं है, मतलब क्या लो ना, पीछे इसकी ट्रेनिंग हिस्ट्री नहीं है, ट्रेनिंग लाइफ नहीं है। और आज भी अगर मैं इसको कराना शुरू करूँगा ना, बहुत मेहनत भी कर लें इसके ऊपर, ये उस पीक पे नहीं पहुँच पाएगा। आज जो 21 साल के लड़के भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए इसको 2-3 साल लग जाएंगे। 2-3 साल में क्या हो रहा है, एज 25-26, तब तक नए लड़के आने शुरू हो जाते हैं जो बचपन से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस एज में आके, मतलब ये मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट एक ट्रू चीज़ बता रहा हूँ, इस एज में आके ना, हाँ हाँ 1 मिनट मैं थोड़ा बता दूँ उसके बाद फिर तू भी कर दो। इस एज में आने के बाद, एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद आप उस कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं आ पाते। ठीक है, आप अच्छा खेल लोगे, हो सकता है आप अच्छा आ जाओ, आप स्टेट में टॉप 10 में आ जाओ, लेकिन टॉप नहीं कर पाओगे। बट कहीं ना कहीं अगर आपके पास टैलेंट है, सब कुछ आप कर पाते हो, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। मैंने देखा है 19 साल की, 18 या 19 साल में इसने जो हमारा बैडमिंटन का बंदा, नहीं यार, प्रकाश पादुकोण नहीं, सॉरी, पुलेला गोपीचंद ने लेट कैरियर स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड बैडमिंटन अराउंड 16 to 18 ईयर्स के आसपास उसने बैडमिंटन स्टार्ट किया था, बट ही कुड रीच द टॉप तक पहुंचा है जब व्हेन ही वाज 28, तब उसने अपना टाइटल मारा था वर्ल्ड चैंपियन का, तब वर्ल्ड चैंपियन बना था। समझ रहे हो? तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट आपके ऊपर सब डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से, कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ के पीछे जाते हो, फॉलो करते हो। कहीं ना कहीं मेरा जो क्योंकि मेरी भी लाइफ पूरा बचपन से, मतलब आई वाज इनटू 4th, तब से हम लोग खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। ठीक है, वो लेवल देख रहे हैं, सारे कॉम्पिटिटिव लेवल देखे हैं, तो एकदम से आप वो लेवल्स को, हालांकि जो एथलेटिक जो स्पोर्ट्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं है, इसमें ज़्यादा पावर है, भागना है आपको, तरीके से भागना है, धीरे धीरे आप टेक्निक में आओगे। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं है, कॉम्पिटिटिव ऐसा नहीं है कि आपको किसी को बहुत सारी टेक्निक सीखनी है। कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं, नो डाउट, भागने की टेक्निक्स होती हैं, वो सीखनी पड़ती हैं। वो उस दिन आपको मेरे ख्याल से जो करवाई थी, याद है, शिवा आया था, शिवा ने कुछ रनिंग एक्सरसाइज कराई थी, स्टेपिंग्स कराई थी, हाँ ड्रिल्स कराई थी। ये सारी ड्रिल्स सीखनी पड़ती हैं, फिर जाके आप इस लेवल पे आते हो। बट कहीं ना कहीं आप, आई विल नॉट डीमोटिवेट यू, बट करना चाहो कर सकते हो। बाकी शेयर से, हाँ बताओ। हर एथलीट्स में 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक वाइट ट्विच फाइबर और एक रेड ट्विच फाइबर। जो वाइट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो बाय जेनेटिक होते हैं, जैसे हुसैन बोल्ट है ना, ये वाइट ट्विच फाइबर्स का प्लेयर है। इसीलिए स्पीड, किसी भी स्पीड प्लेयर्स की, जो भी स्पीड प्लेयर होता है, उनको आप बना नहीं सकते, वो बाय बर्थ पैदा होते हैं। उनकी टेक्निक्स पे काम किया जाता है, स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एंड्योरेंस आप अपनी बढ़ा सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक। उसकी लिमिट होती है जब तक आप स्टार्टिंग से ना करो उसको, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरवल ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। एक्सेस के अंदर आपको झोंक देना होता है, तब जाके आप कम से 10 साल की मिनिमम ट्रेनिंग है, वो भी हार्डवर्क, तब आप उस लेवल पे पहुँचोगे। क्योंकि इसको भागना कोई नहीं सिखा सकता, किसी को कोई भी नहीं सिखा सकता। जस्ट आपको ट्रेन किया जाता है कैसे आप अपने टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं।
बस। ओके गाइज, आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ शेर सिंह का। वो क्यों बता रहा है, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो, आप सबने 12 खंबा मॉडर्न स्कूल 12 खंबा नाम सुना होगा, है ना? वहाँ मॉडर्न स्कूल 12 खंबा में वो काफ़ी साल से, कितने साल शेयरिंग, कितने साल से वहाँ पे कोच है, ही इज़ अ टीचर ट्रेनर वहाँ पे। मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल से शेर सिंह मेरे साथ, हम लोगों ने साथ ही BPEd की थी, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमने साथ में किया था नागपुर से। एंड ही इज़ इनटू बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल प्लेयर है काफ़ी टाइम से। तो शेर सिंह भी इसी फील्ड में, स्पोर्ट्स में और स्कूल में, मतलब वन ऑफ द टॉप बेस्ट स्कूल जो दिल्ली का, कह लो अराउंड दिल्ली का, वहाँ पे 8 साल से वो पढ़ाता है, ही इज़ अ टीचर दे। तो कहीं ना कहीं रोज़ इन चीज़ों के साथ हम लोगों का ना वो होता है कि एक बड़ा बच्चा आ रहा है, कोई छोटा बच्चा आ रहा है, तो मेरा फोकस किस पे रहता है, छोटा और थोड़ा सा भी अच्छा दिखेगा ना कि टैलेंटेड है यार, इसको ले लो यार, इसको पकड़ लो, क्योंकि इसके ऊपर काम करेंगे रिजल्ट दे देगा डेफिनेटली। जहाँ पे कृष्णा तू बात कर रहा है, तेरे को ना अपना एफर्ट बहुत डालना पड़ेगा इस टाइम पे, जब जो स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा है, तो इस टाइम पे एफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, गो फॉर इट, आँख बंद कर शुरू कर, लेकिन इन द गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर कोच जो ढंग से आपको करा सके। तो नहीं पता ना सर कि कहाँ जाना है, कैसे। सी कोचिंग के लिए बेस्ट बता रहा हूँ तेरे को, अगर तू एथलेटिक कोच ढूंढना चाहता है, गो टू JN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर वहाँ पे एथलीट्स के लिए कोचेज हैं। तू कहाँ रहता है, कहाँ है? मैं सर दिल्ली में रहता हूँ, ये करकरदुमा कोर्ट है ना। करकरदुमा रहता है ना, तू एक काम कर, त्यागराज स्टेडियम भी है, अच्छा स्टेडियम है। एक और स्टार्ट करने के लिए मयूर विहार फेज 2 में एक अभी वो बना है नया, वहाँ पे ना ट्रैक बना है एथलीट्स के लिए, और वहाँ पे कोचेज हायर किए गए हैं जो गवर्नमेंट कोचेज हैं। नहीं, यमुना नहीं है, ये एक स्कूल है, एक कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें उन्होंने एक पूरा एथलीट वो बना रखा है, मतलब कोचिंग के लायक वहाँ अच्छा खासा बना रखा है, अच्छे खासे एथलीट आते हैं वहाँ पे, दे आर वेरी गुड एथलीट्स। कभी मयूर विहार फेज 2 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ में स्कूल है, वहीं पे ट्रैक है, कभी वहाँ पे जा, वहाँ कोचेज से बात कर, वहाँ बहुत सारे लड़के आते हैं, एथलीट है सारे, उनको मिल, उनके साथ बोल यार मेरे को शुरू करना है, मेरे को थोड़ा हेल्प करो, डेफिनेटली कर देंगे। तो एक बार 2-4 बार हाथ मार, किसी कोच के पास जाना है मेरे को बता दियो। हाँ जी, इसके अंदर एक चीज है, अगर आप अच्छे एथलीट्स नहीं बन सकते, बट इसके यहाँ पे आप अच्छे एथलीट कोच बन सकते हो। हाँ, बट वो कोच बनने के लिए भी ना एक्सपीरियंस चाहिए, इसको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, 1 साल 2 साल 3 साल अच्छे लेवल पे आपको आना पड़ेगा, तो आप कोच भी बन सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप एथलीट ही टॉप क्लास के बनो, हो सकता है आप अच्छी चीज़ों को समझ के कोच बन जाओ अच्छे। तो नो डाउट, अगर मन है, पैशन है, आप शुरू करो। किसी भी कोच के पास जाना होगा पहले तो, क्योंकि पहले खुद से हाथ मार। मैं आज कोई भी दिल्ली के अंदर कोई भी कोच चाहिए ना साई का, तो मैं बात करूँगा तो हो भी जाएगा, क्योंकि मेरे फादर साई कोच रह चुके हैं, मैं हूँ। बट पहले खुद से हाथ मार, किसी ना किसी कोच के पास जाने से पहले उसको लगे कोच को कि हाँ यार तू करना चाहता है, और फिर अगर ज़रूरत होगी तो बताइयो, जो भी हेल्प होगी करेंगे। ठीक है, हाँ जी जफ़र। थैंक यू सर। जफ़र सर, ये जो आप पढ़ा रहे हो अभी, ये बुक में मेंशन नहीं है। बे है यार, ये PDF पे है बस। अबे नहीं हो सकता है, पता है क्या है, एक बार तेरी बुक का ना पहला पेज खोल। अभी बीच में क्या हुआ था, ये पहला पेज खोल, ये क्या दिखा रहा है पहले पेज पे? मैच नहीं कर रहा। हाँ मेरे को लग रहा है, क्योंकि ना बीच में कुछ बुक्स ऐसी आई थी जिसका ना बाहर का ये चेंज हो गया था कवर। ये बिजनेस करके आ रहा है। हाँ, ये डिप्लोमा की है, एक्चुअली ये डिप्लोमा वाली है। तो तेरे को मैंने ना मेल किया हुआ है, मेल कर रखा है तेरे को भी, कुछ बुक्स के साथ चैलेंज किया हुआ था। बुक में मिल ही नहीं रहा। प्रिंटिंग वालों ने क्या किया था कि बुक का जो कवर है ना उससे उनसे चेंज हो गया था, तो डिप्लोमा में मास्टर्स का लगा दिया था, मास्टर्स में डिप्लोमा लगा दिया था। तो इस वजह से हो सकता है किसी के पास ये बुक चेंज आई हो, तो इसलिए मैंने सबको PDF डाल दिया है। PDF से देख लो, जब टाइम थोड़ा सेटल्ड हो जाएगा, थोड़ा आप लोग आ पाओगे मेरे पास, तो फिर हम वहाँ पे बुक्स भी दे देंगे आपको। ठीक है, ओके जी, लेट अस कम बैक। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, जब ये हम स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात करते हैं ना, ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि पूरा हमारा लाइफ सर्कल इसी चीज़ में रहा है, खेलना है, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स एंड ऑल, कोचेस, स्टेडियम, इन सब चीज़ों में रहा है। तो एक बड़ी अच्छी वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं, वापस से वो दिन याद आते हैं कि भैया अगर खेलना है अच्छे लेवल पे,
स्टेट नेशनल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है 12-13 साल पे। 10-12 साल से वो ट्रेनिंग करना बच्चे को शुरू हो जाता है। बच्चे को पहले क्या सिखाया जाता है, वो इस कोर्स में पढ़ेंगे, सारा कुछ आएगा, जब वर्किंग विद चिल्ड्रन करेंगे तब आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं एथलीट्स की। एथलीट्स समझ लो आप 18-19 साल का लड़का है, 20 साल का, 25 साल का बंदा है, और वो एथलीट का मतलब ये नहीं होता कि रनर। एथलीट का मतलब है एनीवन हु इज़ प्लेइंग अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। एथलेटिक्स एक स्पोर्ट है, एथलेटिक एक स्पोर्ट है जिसमें ये सारे वो होते हैं, मतलब 100 मीटर 200 मीटर इवेंट्स होते हैं। देयर डिफरेंट इवेंट्स एथलेटिक के अंदर, मेरे ख्याल से 14-15 या 18 कुछ काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। ये सारे इवेंट्स एथलेटिक, ये स्पोर्ट्स का नाम है, इसमें आते हैं। बट एथलीट एनी पर्सन हु इज़ प्लेइंग अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट एट स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, ही इज़ अ एथलीट। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये मत समझना एथलीट का मतलब कि जो सिर्फ 100 मीटर रनिंग करता है, जो रनिंग करता है वो एथलीट नहीं है। बैडमिंटन प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, एनी प्लेयर हु इज़ प्लेइंग अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, ही इज़ अ एथलीट। चाहे वो मैराथन रनर है, साइकिलिस्ट है, एनीवन। ठीक है? तो गाइस, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट के अंदर स्पीड के बाद नेक्स्ट इज एजिलिटी। एजिलिटी क्या होती है? एजिलिटी मीन्स चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, फास्ट, जल्दी। जैसे फुटबॉल में सामने से लोग आ रहे, डायरेक्शन चेंज किया। रग्बी देखी होगी आपने, अमेरिकन फुटबॉल, क्या डायरेक्शन चेंज करके भागते हैं कि सामने वाले के हाथ में नहीं आना। बैडमिंटन में बहुत सारी चेंज ऑफ डायरेक्शन होती हैं, कभी इधर शटल है, कभी उधर शटल है। ठीक है? बास्केटबॉल, एवरी गेम, ऑलमोस्ट एवरी गेम हैज़ एजिलिटी इन्वॉल्व। एजिलिटी का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सप्लोसिव पावर मूवमेंट्स विद रैपिड सक्सेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जिगजैग रनिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन में एकदम से मूवमेंट को चेंज करना, सीधे भागते भागते एकदम साइड से एकदम इधर, जिगजैग टाइप रनिंग। एजिलिटी, जैसे बंदर होता है ना, फुर्तीला, एकदम से डायरेक्शन चेंज करता है, कूद फांद सब कुछ कर सकता है, दैट इज एजिलिटी। और एजिलिटी बनाने के लिए ट्रेनिंग आपको ना, हमने फरीदाबाद वाले बैच में ट्रेनिंग कराई थी, मैं उसकी वीडियो डालूंगा, हालांकि उसमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी, बट एजिलिटी ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होती है। इसका ना मैं आपके साथ कभी भी ग्राउंड वर्क होगा तो डेफिनेटली करेंगे, बहुत मज़ेदार ट्रेनिंग होती है। एजिलिटी के बाद नेक्स्ट इज बैलेंस। बैलेंस मतलब जैसे कई स्पोर्ट्स हैं जिसमें ना बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल शूटिंग की बात करें, शूटिंग में अगर आप ठीक से सीधा खड़े नहीं हो पा रहे, हल्का सा भी हिल रहे हो, बैलेंस नहीं बन रहा, तो आप सही से निशाना नहीं लगा पाओगे। कॉन्सेंट्रेशन, बैलेंस जैसे हैंड स्टैंड, कोई हैंड स्टैंड पे खड़ा हो रहा है, हैंड स्टैंड में बैलेंस चाहिए ना। कईयों का देखो हिलते रहते हैं, धीरे धीरे बैलेंस बनता है। कोर स्टेबिलिटी। सो बैलेंस मतलब एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी पोजीशन को। जैसे एक और सबके साथ एग्जांपल देता हूँ बैलेंस का। जब आप सीधे खड़े हो, ट्राई टू लीन, एक तरफ लीन करना शुरू करो। आप जैसे खड़े होने के बाद एक तरफ लीन करोगे ना, तो यू विल सी आपकी बॉडी में इस तरफ जोर पड़ना शुरू हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो क्या होता है? स्पेशली देखो, ऐसे खड़े हो एंड यू गो वन साइड, गिरना नहीं है, तो आप देखो ये टाइट हो जाएगा, इधर से टाइट होगा। आप जा इधर रहे हो बट इधर से टाइट हो रहा है, क्यों? ये बैलेंस बना रही है बॉडी अपने आप को इधर खींच रही है कि नहीं, गिर मत जाइए। जब आप इधर जाओगे वो इधर खींचेगी, करके देखना एग्जाम ये होगा। खड़े होके करना, बट बैठ के नहीं पता चलेगा। तो बैलेंस बनाना भी जिम्नास्टिक स्टंट्स, जैसे जिम्नास्टिक स्टंट्स होते हैं, जिम्नास्ट देखे क्या स्टंट मार के जब लैंड करते हैं तो बैलेंस देखा जाता है उनका, कितना क्लीन लैंडिंग है। दैट इज बैलेंस। बैलेंस के ऊपर भी हमें काम करना होता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कैच करना है कोई बॉल को, जब तक आपको हैंड और आई कोऑर्डिनेशन नहीं है, भागना है, बॉल आगे है, ठीक है, बास्केटबॉल कैच करनी है, शटल आ रही है, मेरे को दिख रहा है वहाँ है तो मेरे को वहाँ पहुँचना है, ठीक है, ऊपर से मारनी है, साइड से मारनी है, ऑल दिस स्टफ इज हैंड आई कोऑर्डिनेशन। बैट बॉल खेल रहे हो, वहाँ से बॉल आई तो आपको कोऑर्डिनेशन होता है ना, अंदाजा ही तो होता है कि ये बॉल यहाँ आई तो अब मैं मारूंगा, छक्का मारना है तो इधर से निकलेगी, डिफेंस करना है, दैट इज ऑल कोऑर्डिनेशन। कि आपकी आंखें कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रही हैं, आपके हाथों को, पैरों को, आप विजुअलाइज तो कर रहे हो और उसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ अप्लाई कर सको, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब आपको हो गया साला मैं ट्रेनर हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन कैसे कराऊँ? मैं तो फिटनेस करा सकता हूँ, मसल बना दूंगा, यार डोला बनाना है मेरे को बता, कार्डियो करना है मेरे को बता। अब कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की भी एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेशन के लिए भी देयर आर मेनी एक्सरसाइज। और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है प्रैक्टिस के साथ, डेली प्रैक्टिस। मेरे पास एज अ कोच एक लड़की आती थी 7-8 साल में। 7-8 साल के बच्चे का कोऑर्डिनेशन वीक होता है, आप देखो कभी भी
उसको आप बैडमिंटन शटल मारोगे, शटल यहाँ से निकल रही है, हाथ इधर चल रहा है, ये कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। कई बच्चों का कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है, छोटे होते हैं खेलने लग जाते हैं। मैंने ना बहुत से बच्चे देखे जो इधर कह लो थोड़ी सी जो कॉलोनीज होती है ना, थोड़ी गरीब कॉलोनीज के अंदर जो बच्चे देख रहे हैं, मैं देखता हूँ बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक वो वाले रैकेट से, हार्ड सा रैकेट होता है और शटल टक टक टक, क्या कोऑर्डिनेशन है। मैं देखता रहता हूँ साला इनका कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया। यहाँ बच्चों को अच्छे से रैकेट भी दे दो, शटल दे दो, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। तो एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। भाग दौड़ करना, उछलना, कूदना, फांदना, कोऑर्डिनेशन अच्छा करता है। जो बच्चे घर बैठे रहेंगे, भाग दौड़ ही नहीं करेंगे, कूद फांद नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, कोऑर्डिनेशन वीक रहेगा। तो जितनी इनको प्रैक्टिस कराओगे, जितना आप खिलाओगे, उनको कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है। तो एथलीट्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन अच्छा। फिर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कैसे होता है, जो मैं बात बता रहा था। छोटा बच्चा, उसका कोऑर्डिनेशन हो नहीं रहा, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा शटल के साथ, फिर उसको एक बैलून दिया गया, बेटा ये बैलून ले, ठीक है। बैलून स्लो आता है, ठीक है, बैलून को मार, ऊपर जा रहा है, स्लो आ रहा है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे ना उस स्पीड को कैच कर रहा है, पहले बैलून की स्पीड को कैच कर रहा है। फिर कोई दूसरी चीज़ दी कि शटल को धागे के साथ बांध दिया, कि शटल वापस उसके पास वहीं पे आए खड़े खड़े, तो दिमाग उस स्पीड को मैच कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना पड़ता है। डिफरेंट गेम्स के साथ डिफरेंट तरीके होते हैं कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के। नेक्स्ट इज एनारोबिक कैपेसिटी। एनारोबिक कैपेसिटी मीन्स कम, ऐसे कुछ एग्जांपल होए करे ना आप, और भी दिया कीजिए जैसे भी आपने प्रोवाइड एग्जांपल किए थे। बिल्कुल जी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ आपको ना समझ आए बताना, फिर और भी दे देंगे। एनारोबिक कैपेसिटी क्या होती है? एनारोबिक कैपेसिटी मीन्स कम ऑक्सीजन में, जब आपको ऑक्सीजन लेवल आपको ज़्यादा चाहिए बट कम मिल रहा है, उसमें ज़्यादा देर तक काम करना, ज़्यादा स्पीड से काम करना, देर तक काम करना, दैट इज़ एनारोबिक कैपेसिटी। तो मैं एनारोबिक, जैसे एक फुटबॉलर है, 90 मिनट्स की गेम है, 90 मिनट्स की गेम के अंदर उसको स्पीड से उधर भागना है, वापस आना है, बीच में जब टाइम मिलता है ना, तो दे आर जॉगिंग, वो जॉग करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, खड़े होते हैं, फिर भागना शुरू कर देते हैं। उनको रेस्ट नहीं मिलती, उनका हर टाइम जो हार्ट रेट लेवल है हाई रहता है, और बॉल आ जाए तो जुप स्पीड से लेके भागना है। बहुत सारी गेम्स हैं ऐसी जिसके अंदर स्पीड कंटिन्यूसली चलती रहती है, रुकता नहीं। जैसे बैडमिंटन की एक रैली अगर चल रही हो, कभी आप देखो यूट्यूब पे बैडमिंटन की अगर कोई ढंग की रैलीज देखोगे ना, तो कंटिन्यूस मूवमेंट, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कंटिन्यूस मूवमेंट चलती है। तो क्या होता है, कंटिन्यूस तेज मूवमेंट से हार्ट रेट धक 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 बढ़ गया, सांस कम आ रहा है, मतलब सांस ले रहे हो बट जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे कम जा रहा है, तो एनारोबिक कैपेसिटी होती है कि कम ऑक्सीजन में भी आप देर तक काम कर पाओ, आपके मसल देर तक काम कर पाए, लैक्टिक एसिड को झेल पाए, दैट इज एनारोबिक कैपेसिटी। ठीक है, यस चंदन। सर वो मैं पहले फुटबॉल खेलता हूँ सर, तो मेरा ना शुरू में एक प्रॉब्लम था, मतलब ऐसा था कि मैं अपने फुटबॉल टीम में सबसे फास्ट रनर नहीं था। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ लेता, पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम था कि सर मैं जैसे रनिंग करता था ना, बहुत फास्ट कर लिया, उसके बाद ना हल्का सा क्या रुक जाता था, तो चक्कर आता था हल्का सा, तो वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया कैसे क्यों हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं स्टेमिना बनाना, आप भाग तो लिए बहुत देर तक, बहुत अच्छा, जैसे वही अभी शेर सिंह ने बात की थी कि मसल्स आपके पास वाइट ट्विच ज़्यादा है, आप अच्छी स्पीड से भाग पा रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन इनको ट्रेन भी तो करना पड़ेगा कि वो कैपेसिटी आपके अंदर, चक्कर क्यों आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, आप भाग रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो ब्रेन चक्कर खाएगा। जब आप अपने आप को डेली ट्रेन करोगे, ट्रेन कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल आप डेली आधा घंटा पौना घंटा रनिंग करनी शुरू करो, स्टेमिना बनाना शुरू करो, ठीक है, बेसिक यही होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना FTPT में, LSD लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, फिर पेस रनिंग, अब स्पीड बढ़ा के रनिंग करो, अब हाई इंटरवल स्प्रिंटिंग, ये सारी ट्रेनिंग्स का कॉम्बिनेशन जब आप ढंग से करोगे तो आपका एक लेवल जो आज यहाँ पे है वो करते करते यहाँ पहुँचेगा, फिर आपको चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को पता लग गया यार मैं इतना झेल सकता हूँ, जितना इतना काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब रीजन होते हैं कि अपने आप को पहले फिट करना पड़ेगा। हाँ शेर, मैं बताऊं सर, बोलो। इसका रीजन ये है कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो चीज हो जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट थिंग इज वार्म अप, क्योंकि हम अपनी बॉडी को या फिर लंग्स को उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करते, प्रिपरेशन पे नहीं डालते कि
आगे क्या एक्टिविटी करने वाली है। सेकंड थिंग आती है हमारी कूल डाउन, जो बॉडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लंग्स के लिए, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। जैसे आप बता दो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जितना लो रहेगा, कार्डियक मसल जितनी लो रहेगी, उतना आपका मसल्स, आपकी जो फिटनेस है उतनी अच्छी रहेगी। हम ना तो वार्म अप करते हैं ना कूल डाउन करते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जो चक्कर आने का सिस्टम है। हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है डेफिनेटली। मतलब अब आई डोंट नो कि आप वार्म अप करके ट्रेनिंग कर रहे थे या नहीं, बट कंसर्न क्या है, डेफिनेटली वार्मिंग अप कूलिंग डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करना है तो ये तो किसी भी एकेडमी में या जब भी स्पोर्ट्स करने जाओगे ना, आपको सबसे पहले यही सिखाया जाता है, वार्म अप करो, कूलिंग डाउन करो। बट अगर तब भी जब आप देखते हो गेम में ना, एक लेवल तक हम पुश कर लेते हैं अपने आप को, अपनी स्पीड को, अपनी लिमिट्स को पुश कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। कभी किसी के यहाँ दर्द होगा, कभी चक्कर आते हैं, कोई गिर जाता है। वो रीज़न यही होता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है बॉडी के अंदर, और कम ऑक्सीजन लेवल में देर तक काम करने की क्षमता नहीं है बॉडी की। उसको आप विद ट्रेनिंग धीरे धीरे ट्रेन करके अपने आप को उसको ठीक कर सकते हो। ट्रेनिंग क्या करनी है, वही स्टेमिना बनाने के लिए पहले 30-40 मिनट्स की जॉगिंग, उसी जॉगिंग को स्पीड अप करो, थोड़ा स्पीड से करो, फिर स्प्रिंटिंग की प्रैक्टिस करो। ये सारी ट्रेनिंग्स कोच कराते हैं, कोचिज़ को पता होता है। थोड़ा सा इसलिए कोचिज़ की गाइडेंस में करना है, ठीक है। न्यूट्रिशन भी इज मोर इम्पोर्टेंट ना, न्यूट्रिशन भी सर क्या पता है। हाँ, न्यूट्रिशन तो है ही, डेफिनेट न्यूट्रिशन भी अपने लेवल पे एक पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करना है। यस गाइस, लास्ट पॉइंट इज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम भी आपको लोगों के अंदर अच्छा करना पड़ता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है, जैसे सामने से बॉल आ रही है और रिएक्ट करना है। अब भाई 150 किलोमीटर की स्पीड पे बॉलर बॉल डाल रहा है, डिफेंड करूँ, छोड़ूँ, क्या करूँ? रिएक्शन है ना ये। आपको पता है बॉलर क्रिकेट के अंदर बॉलिंग कितनी स्पीड से होती है? मैक्सिमम 150 की स्पीड, 150, 155 मैक्सिमम स्पीड, ये है। लॉन टेनिस में जो सर्विस होती है, जो सर्व करते हैं ना लॉन टेनिस के अंदर, दैट कम्स अराउंड 250 किलोमीटर्स। 200 तो नॉर्मल सब मारते हैं, अच्छी खासी जो फास्ट स्पीड है दे आर 230, 240, 250। 250 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आ रही है सामने से, उसको भी रिटर्न करते हैं ये सब। बैडमिंटन में स्मैश, फास्टेस्ट स्मैश कितनी तेज होती है? 430 किलोमीटर्स। जो फास्टेस्ट स्मैश अभी तक की रिकॉर्डेड है दैट इज 430। नॉर्मल लेवल की स्मैशेस जो सब लोग मार रहे हैं 400 तो है ही है। 400 किलोमीटर पे स्मैश आती है जिसको इजीली रिटर्न करता है सामने से, बंदा रिटर्न कर देता है। कभी गेम देखना ध्यान से, उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स होती हैं कि कितने तेज स्पीड से स्मैश आ रही है। सो गाइस, रिएक्शन टाइम बेसिकली ये बताता है कि आप कितनी जल्दी सामने चीज़ों को रिएक्ट कर पाते हो। अब ना एक रिएक्शन टाइम को अच्छा करने के लिए एक गेम क्या होती है कि आप सामने खड़े हो, इस तरफ, जैसे मैं आपकी तरफ मुँह है, मेरे सामने एक दीवार है, पीछे से कोई बंदा बॉल मार रहा है दीवार पे, और दीवार पे लग के बॉल आएगी, मुझे नहीं पता वो यहाँ मारे यहाँ मारे, तो आपको बॉल कैच करना है, पकड़ना है। कितनी फास्ट रिएक्शन है, कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हो। क्रिकेटर्स को क्या करते हैं कि जैसे वो जो कीपर होते हैं, कीपर्स के लिए ना वो क्या एक्सरसाइज होती है कि पीछे से एक नीचे एक सरफेस है जो थोड़ा सा अनइवन है, उस सरफेस पे बॉल मारते हैं। अब वो पता नहीं बॉल यहाँ से लग के इधर जाए या यहाँ से लग के इधर जाए, कीपर को रिएक्ट करना है, एकदम पकड़ना है ना। हाँ, रोलर, आई डोंट नो क्या कहते हैं, बट वो एक्चुअली किस लिए होती है? रिएक्शन टाइम के लिए। उनके कीपर्स के रिएक्शन टाइम को फटाफट, क्योंकि कीपर को जब भी बैट से एज लगेगा, एज लगने के बाद एकदम से बॉल आनी है उसके पास, रिएक्शन। धोनी को क्यों इतना मानते हैं भाई? धोनी का रिएक्शन टाइम था, वो बॉल पकड़ के सामने वाले को पता नहीं चलता, उससे पहले स्टंप्स उड़ गए थे। धोनी का रिएक्शन टाइम ही काम कर रहा था, फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम पकड़ते ही वो मार देता था। दैट इज रिएक्शन, कि कितनी फास्ट, कितना इंस्टेंट आप लोग अपना डिसीजन ले पाते हो, काम कर पाते हो। तो देयर आर 7, ये 7 स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और 5 हेल्थ रिलेटेड है। तो 5 और 7 देयर आर टोटल 12 फिटनेस कंपोनेंट्स जिस पे एज अ ट्रेनर आपको काम करना है। इनके ऊपर में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे सब कंपोनेंट्स के ऊपर कि कौन सी ट्रेनिंग्स है, कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं, टेस्ट कैसे लिए जाते हैं इन चीज़ों पे, वो सारी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो गाइस, आज का सेशन ये यहीं पे रखते हैं, ठीक है।